देखो, कहानी का बस आगाज आगे होता है देखो। साल बस थोड़ा और। 1996 में, जब शाबाश, एजेंट्स की एक तुम टीम कर एक सकते अस्पताल हो। पहुंची और वहां से कई यतीम बच्चों को उठा कर ले गई। हर बच्चे पर उन्होंने एक खास निशान लगाया, क्योंकि इन बच्चों को एक खास प्रोग्राम के लिए चुना गया था, जहां उन्हें परफेक्ट सिपाही बनाया जाना था। इन मासूमों को इंतहाई मुश्किल तरबियत से गुजारा गया, जिसमें उन्हें सिखाया गया कि कमजोरी कोई रास्ता नहीं होती और हर वक्त उन्हें परफेक्ट रहना है, हमेशा हुक्म मानना है और कभी कोई जज्बात नहीं दिखाने। बच्चों को जानवरों की लड़ाई और एक दूसरे को मारते हुए दिखाया गया, ताकि उनके दिल से तशद्दुद का खौफ मुकम्मल तौर पर निकल जाए। उन्हें हर वक्त सख्त निगरानी में रखा गया और अपने कमरों से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी। जब ये बच्चे 8 साल के हुए तो उनके दिमाग और बाकी सलाहियतों की तरबियत शुरू कर दी गई। अब उन्हें रोजाना एक कमरे में बैठकर मुख्तलिफ किस्म की पहेलियां और हिकमत अमली के मुश्किल सवालात हल करने पड़ते। जब ये 12 साल के हुए तो तरबियत और भी बेरहम। अब इन बच्चों को रोजाना कई मील दौड़ना होता और अपने जिस्म को बिल्कुल चाकू चौबंद हालत में रखना पड़ता। एक दिन जब ये सब एक मैदान में दौड़ रहे थे तो थकन की वजह से एक लड़का पीछे रह गया। प्रोग्राम में कमजोरी की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए एक ट्रक आया और उस लड़के को बगैर किसी रहम के कुचलकर मार डाला। बाकी लड़कों को कोई हरकत दिखाने तक की इजाजत नहीं थी, इसलिए वो सब खामोशी से आगे दौड़ते रहे। जब ये बच्चे जवानी की तरफ बढ़े तो उन्हें बंदूकों की तरबियत दी गई और सिखाया गया कि नजर आने वाले हर हदफ को बगैर किसी रहम के मार गिराना है। 17 साल की उम्र तक ये लड़के मुकम्मल तौर पर इंसानी हथियार बन चुके थे, जिसका ऐलान उनके चेहरे पर गड़े हुए एक खास टैटू से कर दिया गया। इन सब में सबसे बेहतरीन सिपाही था टॉम। साल 2036 तक उसने एक भी मिशन में नाकामी नहीं देखी, हालांकि उसके जिस्म पर बेशुमार जख्मों के निशान आ चुके थे। वो दुनिया भर में और यहाँ तक कि चांद तक अपनी खास टीम को लेकर गया और हर जगह बेरहमाना लड़ाइयाँ करके बगैर किसी दुश्मनों को मारता चला गया। टॉम ने तो अपने हदफ तक पहुंचने के लिए एक बेकसूर औरत तक को मार डाला। उसे सिर्फ अपने मिशन की परवाह रहती थी, अपने साथ के सिपाहियों की नहीं, और उसने कभी आम इंसानों जैसा प्यार या रिश्ता महसूस ही नहीं किया। इस खास दस्ते के पीछे जो कमांडर था उसका नाम था चर्च। उसे अपनी टीम की कामयाबी पर बहुत फख्र था, मगर जल्द ही हालात उस वक्त उलझ गए जब कर्नल मोर्स अपनी एक बिल्कुल नई टीम लेकर उनके अड्डे पर आया। उसने बताया कि ये सिपाही लैब में तैयार किए गए हैं, यानी किसी आम इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर। मॉरिस के मुताबिक इसका मतलब यही था कि उसके सिपाही चर्च के आदमियों से कहीं बेहतर हैं, इसलिए चर्च को अपना पुराना प्रोग्राम बंद कर देना चाहिए। चर्च इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हुआ और उसने साफ कहा कि उसके सिपाहियों के सालों के तजुर्बे को कोई नहीं हरा सकता। तब मॉरिस ने एक चाल चली और दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला करवाने की तजवीज दी, ताकि साबित हो जाए कि बेहतर कौन है। मॉरिस ने अपनी तरफ से केन को मैदान में उतारा। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, केन ने फौरन खुद को बेहतर साबित कर दिया, क्योंकि वो बंदूक चलाने में कहीं ज्यादा माहिर निकला। उसने बगैर थके कई ज्यादा वजन भी उठाकर दिखाया। दौड़ के मुकाबले में टॉम पहले आगे निकल गया, क्योंकि मॉरिस ने उसे 20 मिनट पहले दौड़ने का मौका दे दिया था, और जब केन ने दौड़ना शुरू किया तो देर से शुरू होने के बावजूद उसने टॉम को पीछे छोड़ दिया। चर्च फिर भी ये मानने को तैयार नहीं हुआ, इसलिए उसने एक और टेस्ट शामिल कर दिया। अब टॉम और केन को लोहे की जंजीरों पर चढ़ना था, और एक बार फिर देर से शुरू करने के बावजूद केन कहीं ज्यादा तेज निकला। इसके बाद चर्च ने जंग के तजुर्बे की अहमियत साबित करनी चाहिए, इसलिए उसने जंजीरों पर ही एक लड़ाई रखवा दी। मॉर्स ने गरूर में कहा कि मुकाबला बराबर करने के लिए 3 आदमियों को अकेले केन से लड़ना चाहिए। 2 और सिपाही फौरन टॉम के साथ जंजीरों पर चढ़ गए। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। केन इतना ताकतवर निकला कि चंद ही वार में उसने दोनों सिपाहियों को मार डाला और उनकी लाशें नीचे फेंक दी गईं। टॉम थोड़ी देर और टिका रहा और मौका देखकर कैन पर कूद पड़ा, जिससे उसने कैन के चेहरे पर ऐसा वार किया कि उसकी एक आंख फूट गई। फिर भी कैन लड़ता रहा और उसने टॉम को नीचे पड़ी लाशों के ढेर पर दे मारा। मुकाबला मॉरिस जीत तो गया, मगर वो फिर भी गुस्से में कैन पर चीख रहा था, क्योंकि ऐसी चोट का मतलब था कि अब वो परफेक्ट नहीं रहा। टॉम को वाकई मुर्दा समझकर चर्च ने नई टुकड़ी को कबूल कर लिया और पुराने तजर्बाकार सिपाहियों को मार दिया गया, मगर अब वो किसी लड़ाई का हिस्सा नहीं रहे। मॉरिस ने हुक्म दिया कि इन लाशों को कचरे की तरह बाहर फेंक दो, और एक बहुत बड़ा जहाज सारा कचरा लेकर आर्केडिया नाम के एक सैयारे की तरफ चल पड़ा, जो मुकम्मल तौर पर कचरे से ढका हुआ था। इस सफर के दौरान टॉम की आंख खुली और अपनी जिंदगी में पहली बार उसे डर महसूस हुआ, जब उसे एहसास हुआ कि वो आखिर कहां पड़ा है। अचानक जहाज का दरवाजा खुला ताकि सारा कचरा बाहर गिर जाए, और टॉम ने खुद को बचाने की लाख कोशिश की,
आखिरकार वो भी सैयारे पर जा गिरा। खुशकिस्मती से वो इतनी ऊंचाई से गिरकर भी बच गया और इलाके में घूमने लगा। पहले उसे चारों तरफ सिर्फ कचरा ही नजर आया, मगर थोड़ी देर बाद उसने फटे पुराने कपड़ों में कुछ लोगों को इधर उधर घूमते देखा। टॉम ने उनका पीछा करने का सोचा, मगर इसी वक्त एक जबरदस्त रेत का तूफान इस इलाके में आ गया, इसलिए उसे रोककर तूफान के गुजरने का इंतजार करना पड़ा। आखिरकार टॉम तूफान से बाहर निकला और एक कब्रिस्तान में जा पहुंचा, जहां की हालत से साफ जाहिर था कि इस सैयारे अब तक बहुत से लोग दम तोड़ चुके थे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर वो आखिरकार एक ऐसी बस्ती तक जा पहुंचा जिसे उन लोगों ने कचरे और जहाज के टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर बनाया था। वो चुपके से सीढ़ियों के आसपास घूम ही रहा था कि हवा के एक तेज झोंके ने उसे उड़ा दिया और कुछ बच्चों को अपनी तरफ घूरते देखते ही वो बेहोश हो गया। उसके बाद बस्ती के सारे लोग इस बात पर बहस करने लगे कि टॉम का आखिर क्या किया जाए। इस सैयारे पर सालों से कोई नया इंसान नहीं आया था, इसलिए वो समझ ही नहीं पाए कि टॉम पर भरोसा या नहीं। आखिर में बस्ती के सरबराह ने फैसला किया कि वो टॉम की मदद तो करेंगे, मगर मैक्स इस पर नजर रखेगा। इधर मैक्स की बीवी सैंड्रा टॉम की देखभाल करने लगी। उस जोड़े का एक छोटा बच्चा भी था जिसका नाम नेथन था, जो टॉम के बारे में बहुत पुरजोश रहता, मगर वो इसे टॉम के पास जाने नहीं देते थे। जब टॉम आखिरकार इतना ठीक हो गया कि बिस्तर से उठ सके, तो उसने उस खानदान को साथ हंसते खेलते देखा और उसे खुद समझ नहीं आया कि वो क्या महसूस करे। मैक्स ने उसे दिखाया कि उसने उस बैसाखी बनाई है और टॉम ने फिलहाल खामोश रहने का फैसला किया। शाम को वो खानदान टॉम को सबके साथ खाने वाले बड़े कमरे में ले गया, जहां सब लोग इससे कुछ डरे हुए थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खाता था, कुछ बोलता भी नहीं था और ऊपर से उसके चेहरे पर सिपाहियों वाले टैटू भी बने हुए थे। जब किसी ने इससे पूछा कि उसका आखिर मामला क्या है, टॉम ने अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह उसे बदलकर बेहतर सिपाहियों को भर्ती कर लिया गया, और ये सुनकर लोगों के दिल में उसके लिए कुछ हमदर्दी पैदा हो गई। टॉम अपना ज्यादातर वक्त सैंड्रा के साथ गुजारने लगा और रोजमर्रा के छोटे मोटे काम सीखने लगा। सैंड्रा ने इसी दौरान उसे बस्ती के बारे में बताया कि ये छोटा सा कस्बा हमेशा से यहाँ नहीं था, बल्कि ये सब लोग अपने एक जहाज में सफर कर रहे थे। तभी उनका जहाज खराब हुआ और वो यहीं आकर गिर पड़े। ये हादसा 3 साल पहले हुआ और तब से कभी कोई मदद नहीं आई। फिर भी सैंड्रा को इसका कोई अफसोस नहीं, क्योंकि यहाँ उन्हें कोई तंग नहीं करता। इधर मॉरिस ने बताया कि वो काफी अरसे से आर्केडिया के इलाके पर रखे हुए हैं और वहां नजर रखने के लिए कुछ स्टेशन लगाना चाहता है। वो अपने नए सिपाहियों को गश्त पर भेजना भी चाहता था और उसका कहना था कि अगर वहां कोई भी पनाह गुसीम या कानकन मिले तो उन्हें सरकारी तौर पर दुश्मन समझा जाएगा। ये बात चर्च को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वापस आर्केडिया में सैंड्रा बागीचे की देखभाल कर रही थी और उसने एक नन्हा पौधा लगाकर टॉम को हैरान कर दिया। इसी दौरान एक सांप उनके पास आने लगा तो सैंड्रा ने फौरन इसे मार डाला और बताया कि ये खतरनाक होते हैं। एक बार ऐसे ही सांप ने नेथन को काट लिया था, जिसकी वजह से वो काफी अरसे तक बीमार रहा और अब वो ठीक तो हो गया है, मगर उसी जहर की वजह से बोल नहीं पाता। कुछ वक्त बाद टॉम बाकी आदमियों के साथ कचरे में से काम की चीजें निकालने बाहर गया। मौसम की वजह से इन सब ने अपनी कमर से जंजीरें बांध रखी थीं ताकि कोई तूफान में खोकर बिछड़ न जाएं। बदकिस्मती से इसी वक्त एक बहुत तेज रेत का तूफान इस इलाके में आ गया और इनका एक साथी हवा में उड़कर एक पुरानी मशीन की तरफ जाने लगा। बाकी आदमियों ने जंजीर को खींचना शुरू किया, मगर वो इस तूफान के आगे इतने ताकतवर नहीं थे कि अपने दोस्त को बचा सकें। तभी टॉम ने आकर जंजीर खींचनी शुरू की और उसकी अकेले की ताकत ही उस आदमी को तूफान से बचा ले गई। इसी खींचातानी में किसी के हाथ से एक हथियार गिर गया, जिसे टॉम ने उठा लिया, मगर आदमियों ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए फौरन वो हथियार वापस मांग लिया। इसी वक्त एक शिप उनके ऊपर से गुजरा तो टॉम के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ और उसे बताया गया कि कचरा गिराने वाले ये शिप फेंक कर बगैर किसी से मिले चले जाते हैं। दिन गुजरते गए और टॉम आहिस्ता आहिस्ता बस्ती की जिंदगी का आदी हो गया। वो आदमियों के साथ कचरा छांटता और सैंड्रा के साथ घर के काम निपटाता। एक शाम टॉम सैंड्रा को देखने में इतना खोया रहा कि गलती से उसकी उंगली कट गई और उसे दर्द का एहसास तब हुआ जब सैंड्रा ने उसका जख्म साफ किया। उसने चाहा कि एक फौजी की जिंदगी आखिर कैसी होती है, लेकिन जब टॉम ने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताना शुरू किया तो सैंड्रा ये सब सुनकर चौंक गई। सैंड्रा ने उसे गले लगाकर कहा कि सब ठीक हो जाएगा। जब क्रिसमस का वक्त आया तो बस्ती में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई। टॉम की जिंदगी ठीक चल रही थी कि अचानक कुछ पटाखे फटे और टॉम ने उन्हें गोलियों की आवाज समझ लिया। इससे उसके अंदर का पुराना सदमा जाग उठा और उसे अपनी इस भयानक ट्रेनिंग का एक एक मंजर याद आने लगा।
खुद से टॉम छत पर जाकर छुप गया और दूर से ही पूरी पार्टी को देखता रहा। अगले दिन उसने एक जुगाड़ लगाकर पंचिंग बैग बनाया और उस पर मुक्के बरसाते हुए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने लगा। लेकिन इसके बरक्स मौत और तबाही से भरी बहुत सी यादें ताजा हो गईं, जिनमें वो लम्हा भी शामिल था जब उसे एक बच्चे तक को मारना पड़ा। इसी वक्त एक आदमी टॉम को कोई तोहफा देने इसके पास आया, मगर टॉम अब भी अपनी यादों में इस कदर खोया हुआ था कि उसे वो आदमी सिर्फ एक दुश्मन नजर आया। इसलिए उसने इसका गला पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। इस टॉम ने उस आदमी को एक मशीन में फेंककर तकरीबन मार ही डाला था, मगर खुशकिस्मती से वो ठीक वक्त पर होश में आ गया और उसे एहसास हुआ कि बहुत सारे लोग ये सब देख रहे हैं। अब सब लोग एक बार फिर इससे डरने लगे, खास तौर पर जब वो इस बैग को उस वक्त तक घुमाकर मारता रहा जब तक उसके हाथों से खून न बहने लगा। इस मंजर ने इसके अंदर एक और याद जगा दी, जिसमें वो एक कमरे में अपने ही एक साथी बच्चे को बुरी तरह पीट रहा था, जबकि उसका उस्ताद उसे याद दिला रहा था कि उसे कभी कोई रहम नहीं दिखाना। कुछ वक्त बाद टॉम की आंख खुली तो उसने नीथन को अपने पास पाया, जो उसे दिखा रहा था कि उसने एक पहेली हल कर ली है। इसी वक्त वहां एक सांप आ गया तो टॉम ने नीथन को उसे मारना सिखाने की कोशिश की, मगर नीथन खौफ के मारे बिल्कुल साकित हो गया। टॉम ने फौरन छलांग लगाकर सांप को पकड़ तो लिया, लेकिन उसने मारा नहीं, बल्कि नीथन से दोबारा कोशिश करने को कहा। अचानक सैंड्रा और मैक्स वहां पहुंच गए और सांप को मारने के बाद टॉम को डांटने लगे कि उसने नीथन की जान आखिर क्यों खतरे में डाली। अब तक बस्ती वाले टॉम से पूरी तंग आ चुके थे, इसलिए उन्होंने उसे साफ साफ कह दिया कि वो यहाँ कभी घुल मिल नहीं पाएगा। वो तो दिन ब दिन और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। इतना कहकर उसे बस्ती से बाहर निकाल दिया गया। टॉम ने खामोशी से अपना सामान समेटा और वहां से चल दिया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वो खुद भी हैरान रह गया। अपनी जिंदगी में पहली बार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसके कुछ ही देर बाद सैंड्रा और मैक्स चैन से सो रहे थे कि अचानक एक सांप उनके बिस्तर पर चढ़ाया। जैसे ही वो सांप मैक्स को काटने ही वाला था, तभी नेथन आया और बिल्कुल वैसे ही बहादुरी से उस सांप को मार डाला जैसे टॉम ने उसे सिखाया था। मैक्स को एहसास हुआ कि टॉम बिल्कुल सही कह रहा था, इसलिए वो दौड़कर घर से बाहर टॉम को ढूंढने निकला और उसे कचरे के ढेर में छुपा हुआ पाया। उसने जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगी और टॉम को वापस चलने की दावत दी। तभी ठीक इसी वक्त मोर्स के सिपाहियों से भरा एक शिप इस सैयारे पर उतरा, जिसे टॉम ने फौरन पहचान लिया और वो मैक्स को लेकर वहां से भाग गया। जल्द ही इस शिप में से बहुत सी गाड़ियां, सिपाही बाहर निकले, जिनमें कैन भी शामिल था। बस्ती वालों ने खतरे की घंटी बजाकर खुद को बचाने का मुहाज संभाल लिया। सिपाहियों ने हमला शुरू कर दिया और सामने जो भी आया उस पर गोलियां बरसाने लगे। चारों तरफ धमाके होने लगे और एक धमाके की जद में मैक्स भी आ गया, इसलिए टॉम को उसे घसीटकर वहां से ले जाना पड़ा। जब वो किसी महफूज जगह पहुंचे तो टॉम ने मैक्स के जख्म बांधने की कोशिश की, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी और मैक्स अपने खानदान को याद करते करते दम तोड़ गया। इधर जब चर्च को इस बस्ती पर हमले की खबर मिली तो मॉरिस ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि चाहे ये आम लोग ही क्यों ना हो, उन्हें मार डालो। इमरजेंसी सूरत हाल के लिए चर्च ने अपने पुराने सिपाहियों को भी तैयार करना शुरू कर दिया। बस्ती की सरबराह खुद सिपाहियों से बात करने के लिए बाहर आई, मगर उसे वहीं मौके पर गोली मार दी गई। ये देखकर बस्ती वालों ने अपने घरों को बचाने के लिए जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन उनके चंद हथियार इतनी बड़ी फौज के सामने नाकाफी साबित हुए और जल्द ही सिपाहियों ने पूरे कस्बे में मौत और तबाही मचा दी। वो अपने साथ फ्लेम थ्रोअर भी ले आए ताकि लोगों को सबसे जालिमाना तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जला कर मार सकें। इसी दौरान टॉम छत तोड़कर अंदर कूदा और उसने आग बरसाने सिपाही को मार गिराया। फिर उसने गिरी हुई लाशों से हथियार जमा किए और दूसरे आग बरसाने वाले सिपाही को ढूंढने निकला, जो उस वक्त सैंड्रा और बच्चों के पीछे भाग रहा था। खुशकिस्मती से टॉम ठीक वक्त पर वहां पहुंचा और उसने रॉकेट लॉन्चर से उस सिपाही को भी मार डाला। जब एक और सिपाही दीवार के आर पार गोलियां चलाने लगा तो टॉम ने सबको झुका दिया और दरवाजा खोलकर एक और रॉकेट से उस आदमी को भी मार दिया। इसके बाद उसने इस सिपाही का कम्युनिकेटर उठाया और एक गर्राहट भेजकर देखना चाहा आगे आखिर क्या होता है, और इस सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। तो चर्च ने उसे अपने आदमियों को पीछे हटाने का मशवरा दिया, जिसे मॉरिस ने मान लिया। सिपाहियों के जाते ली बस्ती वालों ने अपना वक्त जख्मियों के इलाज में लगाया और जब टॉम ने बताया कि मैक्स अब इस दुनिया में नहीं रहा तो सैंड्रा टूट कर बिखर गई। टॉम ने जितने हथियार मिल सके सब जमा किए और अपना चेहरा रंग कर बदला लेने के लिए तैयार हो गया। टॉम चुपके चुपके वहां पहुंचा जहां शिप उतरा था और एक गाड़ी पर गोली चलाकर अफरा तफरी मचा दी। सिपाही उसे ढूंढने बाहर निकले और टॉम ने अंधेरे में छुपकर एक एक करके उन पर हमला किया। उसने एक आदमी को छत से नीचे धकेल दिया और दूसरे पर एक सांप फेंक दिया।
फिर टॉम ने पानी में छुपकर एक सिपाही को छुरी मार दी और 2 और को गोलियों से चौंका दिया। जब और सिपाही मदद के लिए आए तो टॉम ने उनकी जवाबी गोलियों की परवाह किए बगैर सबको भूनना शुरू कर दिया। दरअसल उसने तो एक पुतला खड़ा कर रखा था और दूर से डोरियों के जरिए उस हथियार को चला रहा था। साथ ही उसने वहां कुछ धमाकाखेज मवाद भी लगा रखा था, जिन्हें एक साथ चलाकर उसने कई आदमियों को एक ही लम्हे में उड़ा दिया। इसी वक्त एक रेत का तूफान आ गया, इसलिए टॉम ने खुद को एक पुरानी मशीन से बांध लिया, जबकि तूफान बाकी बचे हुए आदमियों को उड़ा ले गया। आखिर में जो सिपाही बचे वो अपनी गाड़ियों में थे, इसलिए टॉम ने ऊपर से छलांग लगाकर एक छत पर उतरते ही जो भी आदमी नजर आया उस पर गोली चलानी शुरू कर दी। फिर उसने उस आर्मर्ड व्हीकल का ढक्कन खोलकर अंदर कुछ धमाकाखेज मवाद फेंक दिए। वो भी अपने ट्रक में था और दोबारा बस्ती पर हमला करते हुए और भी तबाही मचा रहा था। बगैर किसी शक के इसके करीब पहुंचने के लिए टॉम ने एक ट्रक चोरी किया और सीधा जाकर कैन की गाड़ी में टक्कर मार दी। कैन अपनी गाड़ी से बाहर कूदा और उसने फौरन अपने बैग से अपने जख्मों के लिए कुछ दवा निकाली। टॉम सैंड्रा और बच्चों को बचाने के लिए उन्हें ढूंढने निकला ही था कि कैन उससे लड़ने के लिए सामने आ गया। दोनों के दरमियान एक नई झड़प शुरू हो गई। इन्होंने एक दूसरे पर एक के बाद एक लगातार हमले किए। जो भी चीज पास नजर आई दोनों ने एक दूसरे पर उसी से हमला कर दिया। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि केन गालिब आ रहा है, लेकिन इसी वक्त टॉम की नजर जमीन पर पड़े एक हथियार पर पड़ी। केन ने यह देखते ही फौरन उस हथियार की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन ये तो टॉम की एक चाल थी। उसने फौरन हेलीकॉप्टर के पंखे से हमला करते हुए केन को शदीद जख्मी कर दिया। फिर उसने उसे घूंसा मारकर जमीन पर गिरा दिया और उसका गला दबाकर आखिरकार उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वो टॉम और बाकी बचे हुए लोग मिल गए, लेकिन उन्होंने हमला नहीं किया क्योंकि वो आज भी अपने पुराने जनरल की इज्जत करते थे। इधर मॉरिस को एहसास हुआ कि उसके सारे आदमी मारे जा चुके हैं, इसलिए उसने चर्च को हुक्म दिया कि पुराने सिपाहियों को छोड़कर जहाज को उड़ा दे। जब चर्च ने इसकी मुखालफत की तो मॉरिस ने वहीं उसे मार डाला। इसी वक्त पुरानी टुकड़ी ने जहाज में घुसकर मॉरिस को पकड़ लिया और उसे टॉम के सामने ले आए, जिसे देखकर मॉरिस इतना डर गया कि गड़गड़ाते हुए उसने अपनी पैंट तक गीली कर दी। इसके बाद मॉरिस और उसके मुशीरों को जहाज से बाहर आर्केडिया पर फेंक दिया गया, जहां एक बम फटा और इन सब को खत्म कर दिया गया। जहाज महफूज तरीके से उड़ चला और तब पता चला कि बस्ती के बचे हुए सारे लोग भी इसमें सवार हो चुके हैं, जो अब किसी बेहतर जगह बसने के लिए जा रहे थे। आखिर में नेथन ने टॉम से कहा कि उसे गोद में उठा ले, और इसी लम्हे टॉम ने पहली बार जाना कि सच्चा प्यार महसूस करना कैसा होता है। इस खूबसूरत लम्हे ने उसकी बेरंग जिंदगी में आखिरकार रंग भर दिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।